जय हिंद। ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे और आज अपने को बात करनी है एक तो सांथाल रिबेलियन के बारे में, अपने आप में काफ़ी फेमस रिबेलियन है। दूसरा कोंड अपराइजिंग के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे कोया रिवोल्ट्स के बारे में। इसके अलावा भील रिवोल्ट्स और कोली राइजिंग्स के बारे में अपन पढ़ेंगे और फाइनली हम बात करेंगे रामोसी राइजिंग के बारे में। इन सारे रिवेलियंस, रिवोल्ट्स और अपराइजिंग्स के बारे में आज अपने को बात करनी है। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सांथाल रिबेलियन के बारे में, या जिसको हुल रिबेलियन भी बुलाया जाता है और अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रिबेलियन है। इनफैक्ट 1857 के रिवोल्ट से पहले अगर कोई सबसे बड़ा रिबेलियन हुआ तो वो था सांथाल रिबेलियन। बेहद पावरफुल रिबेलियन था। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी वो एनफील्ड राइफल इसी रिबेलियन के बाद इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये जो सांथाल रिबेलियन है ये दो बार हुआ। एक तो 1833 में हुआ, लेकिन 1833 वाला उतना पावरफुल नहीं था। फिर हुआ 1856 से लेके 56 के बीच में, और ये जो है ये बेहद पावरफुल रिबेलियन था। इनफैक्ट 1857 के रिवोल्ट से पहले अगर कोई सबसे बड़ा बिगेस्ट रिबेलियन हुआ है तो वो हुआ है सांथाल रिबेलियन। सांथाल्स की अगर बात करें तो ये ओरिजिनली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाले रीजन्स में रहा करते थे और इन्होंने राजमहल एरिया, ये जो झारखंड में ही है राजमहल एरिया, उस राजमहल हिल्स, राजमहल एरिया वाले रीजन में माइग्रेट करने की शुरुआत करी इन 1770s एंड 1780s। बेसिकली जब ये लोग झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अदर पार्ट्स में रहा करते थे तब तक ये लोग नोमैडिक लाइफ जिया करते थे। नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, लेकिन राजमहल एरिया जो है इसमें इन्होंने माइग्रेट करने की शुरुआत करी विद द आइडिया ऑफ सेटल्ड लाइफ, कि अभी नोमैडिक लाइफ को गिव अप करना चाह रहे थे और सेटल्ड लाइफ को शुरू करना चाह रहे थे। और सेटल्ड लाइफ जो है वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स तो यही चाह रहे थे कि ये जो ट्राइबल लोग हैं, नोमैडिक लाइफ है, ये खत्म हो जाए, सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो, ताकि इनका जो कंट्रोल है वो बेहतर हो पाए। जो आदमी एक जगह पे टिक के रह रहा है उसको ब्रिटिशर्स इजीली कंट्रोल कर पाते थे। ये जो ट्राइबल्स हैं, जब तक ये नोमैडिक रहते थे, जंगल में रहते थे, तब तक इनको कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए भी डिफिकल्ट था। तो ब्रिटिशर्स तो देख रहे थे कि ये जो सांथाल है अगर ये सेटल्ड लाइफ जिएंगे तो ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदा है। अच्छा, जब सांथाल्स ने 1770s, 70s, 80s में राजमहल हिल्स वाले एरिया में मूव करने की शुरुआत करी, माइग्रेट करने की शुरुआत करी, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहाड़ियाज रहते थे। ट्राइबल रिवोल्ट्स की जब अपन ने शुरुआत करी थी तो पहला रिवोल्ट ये अपन ने पढ़ा था पहाड़ियाज का रिवोल्ट। पहाड़ियाज ऑलरेडी यहाँ पे रहते थे और ये जो पहाड़ियाज हैं ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। इनका लाइफस्टाइल जो था वो नोमैडिक लाइफस्टाइल था। पहाड़ियाज ऑलरेडी राजमहल हिल्स वाले एरिया में रह रहे हैं और यहाँ पे सांथाल्स ने मूव करने की, माइग्रेट करने की शुरुआत कर दी है। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई और इस बैटल को बोला जाता है हो एंड प्लो बैटल। बेसिकली हो जो है वो सिंबलाइज करता है पहाड़ियाज को। बेसिकली फावड़ा बोल सकते हो मतलब कि पहाड़ियाज जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, वो नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं। और प्लो जो है वो सिंबलाइज करता था सांथाल्स को, मतलब हल वो सिंबलाइज कर रहा था सांथाल्स को। मतलब सांथाल्स जो है वो सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर रहे हैं, वो सेटल्ड लाइफस्टाइल जीने की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने इस डिस्प्यूट के बीच में मीडिएट किया। अपने को ये भी पता है कि पहाड़ियाज ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था इन 1778 और 1780s के आसपास, और इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया था। तो जब सांथाल्स और पहाड़ियाज के बीच में ये स्ट्रगल होने की शुरुआत हुई तो ब्रिटिशर्स ने मीडिएट किया। और आप समझ सकते हो ब्रिटिशर्स किसकी तरफ इंक्लाइंड होंगे। बट ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदे में है सेटल्ड लाइफ, तो ब्रिटिशर्स ने सांथाल्स की तरफ इंक्लाइन होकर डिसीजंस लेना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने मीडिएट करते हुए एक ग्रुप फॉर्म किया दामिने को 1832-1833 में। दामिने को का मतलब है, पर्शियन टर्म है, इसका मतलब है स्कर्ट्स आउटसाइड एजेस ऑफ हिल्स। हिल्स का जो फ्रंटियर है, आउटसाइड एजेस है, उसको बुलाते हैं पर्शियन में दामिने को। और बेसिक आइडिया ये है कि ब्रिटिशर्स ने मीडिएट करते हुए ये डिसाइड किया कि जो ज़मीन है फुट हिल्स पे, जहाँ पे हिल्स ख़त्म होती हैं, उसके बाद जो प्लेन ग्राउंड्स हैं वो तो दे दिए गए सांथाल्स को, और पहाड़ियाज को बोला गया कि आप जाओ हिल्स पे, हायर हिल ट्रैक्स पे जाको वहाँ पे आप अपना एग्रीकल्चर परफॉर्म करो। बेसिकली एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने सांथाल्स की साइड ली। अभी तक अपन ने क्या बात करी कि सांथाल्स जो हैं वो ओरिजिनली नोमैडिक लाइफ जिया करते थे
और झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के वेरियस पार्ट्स में रहते थे। 1770s 80s में इन्होंने राजमहल हिल्स वाले एरिया में मूव करने की शुरुआत करी, माइग्रेट करने की शुरुआत करी, और ये बेसिकली अपनी नोमैडिक लाइफ को गिव अप करके सेटल्ड लाइफ अडॉप्ट करना चाह रहे थे। ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदे की चीज़ थी कि अगर सेटल्ड लाइफ में रहेंगे तो इनको कंट्रोल करना ईजी रहेगा। लेकिन जब सांथाल्स राजमहल हिल्स वाले या राजमहल एरिया में आने की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी कौन रह रहा था? पहाड़ियाज रह रहे थे, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे, जिनका लाइफस्टाइल नोमैडिक था। और सांथाल्स और पहाड़ियाज के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई, जिसको अपन बोल देते हैं हो एंड प्लो बैटल। हो सिंबलाइज करता था पहाड़ियाज को और प्लो सिंबलाइज करता था सांथाल्स को। ब्रिटिशर्स ने दोनों ग्रुप्स के बीच में मीडिएट किया और फाइनली डिसाइड ये किया कि ज़मीन जो है, लैंड जो है फुटहिल्स की, वो दे दी गई सांथाल्स को। और ये जो पहाड़ियाज हैं, इनको बोला गया कि तुम जाओ पहाड़ों पे रहो, तुम्हें तो वैसे भी नोमैडिक लाइफ जीनी है। सांथाल्स जो है उनको ज़मीन दे दी गई, लैंड दे दी गई, इनकी सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो गई। और सांथाल्स ने मेहनत करी और ये जो लैंड है इसको एग्रीकल्चरेबल बनाया, इस पर एग्रीकल्चर करने की शुरुआत करी। सेटल्ड लाइफ है, एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा है, तो धीरे धीरे सांथाल्स जो हैं वो प्रॉस्परस होने लगे, इनकी तरक्की होने लगी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही हुआ जो ब्रिटिशर्स हमेशा करते थे। जैसे ही सांथाल्स थोड़ा प्रॉस्परस होने लगे, ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू डिमांड बढ़ा दी। रेवेन्यू डिमांड को मीट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी ज़मीन तुमसे छीन ली जाएगी। सांथाल्स फाउंड दैट दे वर ग्रेजुअली लूजिंग द लैंड दे हैड वर्कड ऑन एंड बॉट अंडर कल्टिवेशन। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए ब्रिटिशर्स ने, जैसे परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत कर दी गई थी 1793 में, और परमानेंट सेटलमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन इसका बेसिक आइडिया ये था कि यहाँ पे बड़े बड़े जमींदार्स को स्टैब्लिश कर दिया गया था। ये जो जमींदार्स हैं ये रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, और जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट है उसको हेरिडिटरी बना दिया गया था। और ये अपने को पता ही है कि ट्राइबल्स को एक जो सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी वो हुआ करती थी धीकू लोगों से, आउटसाइडर लोगों से। जब नए नए जमींदार्स आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। सांथाल्स के ऊपर इन जनरल भी ब्रिटिशर्स ने नए नए टैक्सेस लगाने की शुरुआत करी। यहाँ पे जो मनी लेंडर्स थे, धीकू मनी लेंडर्स, जो बाहर से आए हुए मनी लेंडर्स थे, उनको ब्रिटिशर्स की बैकिंग थी, तो वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लगे, और जो ज़मीन थी सांथाल्स की वो छीनी जाने लगी। ये जो दामिन ट्रैक्ट्स थे, जो इस मीडिएशन के थ्रू, इस एग्रीमेंट के थ्रू ज़मीन दी गई थी सांथाल्स को, वो दामिन ट्रैक्ट्स को, उन ज़मीनों को छीना जाने लगा सांथाल्स से। 1850s आते आते सांथाल लोग यूनाइट होते हैं और इन्होंने रिबेल कर दिया। इन्होंने रिबेल कर दिया जमींदार्स के अगेंस्ट में, इन्होंने रिबेल कर दिया मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में, इन्होंने रिबेल कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और सांथाल्स ने अपने इस रिबेलियन को बुलाया हुल रिबेलियन। और ये इंपॉर्टेंट है, सांथाल्स ने अपने रिबेलियन को क्या बुलाया? हुल रिबेलियन। हुल का मतलब होता है मूवमेंट फॉर लिबरेशन, मतलब हमें तो आज़ादी चाहिए। और सांथाल रिबेलियन के जो बेहद इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, एक का नाम था सिद्धू मुर्मू और दूसरे का नाम था कानू मुर्मू। सिद्धू और कानू ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों ने सांथाल रिबेलियन को लीड करना शुरू किया 1850s के बाद। और एम क्या था? एम था कि हमें कंपनी रूल को ख़त्म करना है और भागलपुर और राजमहल के बीच वाला जो एरिया है उसको ऑटोनोमस, उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना है। बेसिकली जिस एरिया में ये सांथाल लोग रह रहे थे उसको ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहते थे और कंपनी रूल को ख़त्म करना चाहते थे। और इसकी शुरुआत में ही मैंने ये कहा था कि 1857 के रिवोल्ट से पहले अगर कोई सबसे बड़ा रिबेलियन हुआ है तो वो सांथाल रिबेलियन हुआ है। और इनफैक्ट ये कहा जाता है कि इतना बड़ा रिबेलियन था कि इसी के कॉन्सिक्वेंस के तौर पे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था एनफील्ड राइफल को, जो कि अल्टीमेटली ट्रिगरिंग पॉइंट बनेगा 1857 के रिवोल्ट के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सांथाल रिबेलियन को सांथाल लोग क्या बुलाया करते थे? हुल रिबेलियन बुलाया करते थे। हुल का मतलब होता है मूवमेंट फॉर लिबरेशन। इसके दो लीडर्स, क्या नाम था? सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू की दो बहनें फूलो और जानो, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया रिबेलियन में। इनफैक्ट अंडर कवर के तरीके से पार्टिसिपेट किया। ये दोनों बहनें जो हैं वो अंडर कवर जाया करती थी एनिमीज के कैंप्स में और वहाँ पे सोल्जर्स को मारती थी, लेकिन अल्टीमेटली इनको मार दिया गया था। 1856 आते आते ब्रिटिशर्स ने बड़ा ब्रूचुअली, बड़ा वायलेंटली सप्रेस किया। और अब तक जितने भी रिवेलियंस हुए हैं वहाँ हमने टर्म यूज़ किया है ब्रूचुअली, वायलेंटली, लेकिन यहाँ जो ब्रूचुअली का मतलब है वो बहुत एक्सट्रीम है। जैसे ब्रिटिशर्स ने गांव के गांव जला दिए,
लगभग 20,000 सांथाल्स को मारा गया। अल्टीमेटली सिद्धू और कानू को भी मार दिया गया। और ये जो रिबेलियन है, जब सिद्धू और कानू को मार दिया गया तो खुद ब खुद ये रिबेलियन सप्रेस हो गया। ब्रिटिशर्स ने बड़ा स्ट्रांगली फोर्स को यूज़ करके इस रिबेलियन को सप्रेस किया। लेकिन एक फ़ायदा हो गया कि जब ये रिबेलियन ख़त्म हुआ तो एक सांथाल परगना बना दिया गया, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दी गई। एक भागलपुर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ हिस्सा निकाल के सांथाल परगना को बना दिया गया और बोला गया कि अब आपकी ज़मीनों को नहीं छीना जाएगा। सांथाल रिबेलियन बेहद इंपॉर्टेंट रिबेलियन है। 1857 के रिवोल्ट से पहले होने वाला सबसे बड़ा रिबेलियन है, ये याद रखा जाए। एक तो सांथाल लोग इस रिबेलियन को क्या बुलाते थे? हुल रिबेलियन। इसके दो लीडर्स कौन है? सिद्धू और कानू। इसके बाद बात आती है कोंड अपराइजिंग की, जो कि 1837 से लेकर 1856 के बीच में चली। कोंड्स बेसिकली जो हैं वो ट्राइबल्स हुआ करते थे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, मतलब उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक वेरियस जगहों पे जो भी हिली एरियाज थे, उन हिली एरियाज में कोंड्स नाम के जो ट्राइबल लोग हैं वो रहा करते थे। और इनको जमींदार्स के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में यूनाइट किया चाकरा बिसोई ने। चाकरा बिसोई जो है वो बड़ा यंग राजा हुआ करता था और इसने कोंड्स को यूनाइट किया। किसके अगेंस्ट यूनाइट किया? नए नए टैक्सेस लगाए जा रहे थे, नए नए आउटसाइडर्स की एंट्री अलाउ कर दी गई थी इनके रीजन में। ह्यूमन सेक्रीफाइस किया करते थे ये लोग। इस ह्यूमन सेक्रीफाइस को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन्हीं एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट में कोंड लोगों को यूनाइट किया। किसने? चाकरा बिसोई ने यूनाइट किया। लेकिन सडनली ये जो चाकरा बिसोई है ये डिसअपियर हो गया। किसी को नहीं पता कि खुद से भाग गया या ब्रिटिशर्स ने इसको कैप्चर करके कहीं अननोन लोकेशन पर रख दिया। लेकिन जैसे ही चाकरा बिसोई डिसअपियर हुआ, ये जो कोंड अपराइजिंग है ये खुद ब खुद खत्म हो गई। फिर एक बार और 1914 में कोंड रेबेलियन हुआ उड़ीसा वाले रीजन में। जब 1914 में कोंड रेबेलियन हुआ तब इनकी उम्मीद ये थी कि ये जो फॉरेन रूल है इसको ख़त्म करना है, इसको एंड करना है। कोंड अपराइजिंग में सिर्फ एक चीज़ याद रख लो कि इसका लीडर कौन था? चाकरा बिसोई। बेटर है, मैं पहले ही सेशन से बोल रहा हूँ कि साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, लिखते रहो कि कोंड अपराइजिंग लीडर का नाम है चाकरा बिसोई। और बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बिकॉज इतना डिटेल में मुझे लगता नहीं है पूछा जाएगा। और दूसरा ये है कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जितने भी ट्राइबल रिवेलियन हुए उनके पीछे 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो दीकू, आउटसाइडर्स की एंट्री अलाउ की जा रही है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक चेंजेस। तीसरा उनका जो वे ऑफ लाइफ है उसको चेंज किया जा रहा है। चौथा जमींदार्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पुलिस एक्सप्लॉइट कर रही है। तो ये सारी तो जनरल बातचीत है। लीडर्स वगैरह और कौन सा रीजन है वो याद रखने की ज़रूरत है प्राइमरीली। तो कोंड अपराइजिंग के बाद कोया रिवोल्ट्स। ये जो कोयाज हैं ये ट्राइबल्स हुआ करते थे आंध्रा के गोदावरी ट्रैक्स में, मतलब यहाँ कहीं से गोदावरी फ्लो करती है, इस गोदावरी ट्रैक में एक कोया नाम के ट्राइबल्स रहा करते थे। और इन कोया ट्राइबल्स को ज्वाइन किया कोंडा सारा चीफ्स ने, और इन दोनों ने मिलकर रिबेल किया 1803 में, 1840 में, 1845 में, 1858 में, 1861 में, 1862 में। फिर दोबारा से रिबेल किया 1879-80 में, और 1879-1880 में इनका लीडर था तोमा सोरा। और किसके अगेंस्ट में कर रहे थे? पुलिस इनको ऑपरेस कर रही थी, मनी लेंडर्स इनको ऑपरेस कर रहे थे, ब्रिटिशर्स नए नए रेगुलेशंस लेकर आ रहे थे। इनका जो फॉरेस्ट के ऊपर राइट हुआ करता था उसको डिनाई किया जा रहा था। बेसिकली वही ऑपरेशन, वही सपरेशन बाय द ब्रिटिशर्स, उसी के अगेंस्ट में कोयाज ने रिवोल्ट किया और कई सारे रिवोल्ट्स किए। जब तोमा सोरा, जिसने 1879-1880 में कोया रिवोल्ट को लीड किया था, व्हेन ही पास्ड अवे, तो फिर 1886 में एक बार और कोया रिबेलियन को ऑर्गेनाइज किया, और इस बार लीडर कौन थे? राजा अनंत्यार। कौन थे? राजा अनंत्यार। बड़ी सिंपल सी बातचीत। इसके बाद बात आती है भील रिवोल्ट्स के बारे में। भील्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स में रहते थे। कहाँ रहते थे? वेस्टर्न घाट्स में रहते थे। और भील्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स के जितने भी माउंटेन पासेस हैं, नॉर्थ और डेक्कन को कनेक्ट करने वाले जितने भी माउंटेन पासेस हैं, उनको कंट्रोल किया करते थे। और इन्होंने रिवोल्ट किया 1817-1819 में। किसके अगेंस्ट में? वही इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, मिस गवर्नेंस, ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़, और फिर साथ ही साथ फेमाइंस आ गए थे तो और ज़्यादा परेशान थे। ब्रिटिशर्स ने इन भील के रिवोल्ट्स को सप्रेस करने के लिए फोर्स का भी यूज़ किया और कॉन्सिलेटरी एफर्ट्स का भी यूज़ किया। बातचीत करके भी इसको शांत करने की कोशिश करी। कई बार भील्स ने रिवोल्ट किया, 1825 में किया, 1831 में किया, 1846 में किया। बाद में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक रिफॉर्मर हुआ करते थे गोविंद गुरु,
और उन्होंने भील्स की मदद करी। जो साउथ राजस्थान में भील्स रहा करते थे, बांसवाड़ा वाले रीजन में जो भील्स रहा करते थे, उनकी हेल्प करी और उनको ऑर्गेनाइज किया और उनको बोला कि तुम्हें भील राज के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। भील राज की लड़ाई शुरू हुई 1913 के आसपास। तो अगर बाई चांस कभी कोई पूछ ले कि भील राज के लिए भीलों को किसने यूनाइट किया था, उनका नाम है गोविंद गुरु। क्या नाम था? गोविंद गुरु। देखो, हमने बेसिक बातचीत करी। कोंड अपराइजिंग का लीडर कौन है? चाकरा बिसोई। कौन लीडर है? चाकरा बिसोई। कोया रिवोल्ट कई बार हुए हैं। कोया रिवोल्ट्स, एक जो 1879 और 1880 में हुआ, उसके लीडर कौन है? तोमा सोरा। और फिर फाइनली 1886 में हुआ, उसका लीडर कौन है? राजा अनंत्यार। हालांकि कोया रिवोल्ट्स उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर इसके बाद बात आती है भील रिवोल्ट्स के बारे में। भील जो है वो वेस्टर्न घाट्स में रहा करते थे और वही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, वेरियस तरीके से ऑपरेस किया जा रहा है, इनको सप्रेस किया जा रहा है, उसी के अगेंस्ट में इन्होंने रिवोल्ट किया 1817 और 1819 में। 1930 में भील राज की डिमांड या भील राज की डिमांड करने के लिए भील्स को ऑर्गेनाइज किया गोविंद गुरु ने। इसके बाद बात आती है कोली राइजिंग्स के बारे में। कोलीज जो हैं वो जहां भील्स रह रहे थे लगभग उसी एरिया में रहते थे कोलीज। और ये जो कोलीज हैं इन्होंने कंपनी के अगेंस्ट में रिबेल किया 1829 में, 1839 में, फिर 1844-48 के बीच में। और रीज़न क्या था? रीज़न वही था कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको एक्सप्लॉइट कर रही थी और दूसरा ये जो कोलीज हैं ये सर्व क्या करते थे? वेरियस राजाओं को, लोकल राजाओं को। और जब कंपनी ने पॉलिसी चेंजेस किए, जब कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक चेंजेस किए, तो ये लोग हो गए अनएम्प्लॉयड। ये कैसे हो गए? बेरोजगार हो गए। और जब ये बेरोजगार हो गए तो इनके पास कोई काम नहीं था। अब जीवन कहाँ से चले? तो जीवन चलाने के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिबेलियन किया। और इसके बाद बात आती है रामोसी राइजिंग के बारे में। रामोसीज जो हैं वो भी वेस्टर्न घाट्स के हिली एरियाज में रहा करते थे और इनको प्रॉब्लम थी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज से, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी, मतलब किसी भी जगह पे जाके कब्जा इस्टेब्लिश करना, एनेक्स करना उसको, उसके अगेंस्ट में रामोसीज को प्रॉब्लम थी। रामोसीज को ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग मराठास को सर्व किया करते थे। मराठास को सर्व करते थे, इनको नौकरी मिलती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने मराठास के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया तो ये जो रामोसीज हैं ये अनएम्प्लॉयड हो गए। बेरोजगार आदमी, जीवन तो चलाना ही है, तो जीवन कैसे चले? उसके लिए इन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे चित्तूर सिंह। कौन लीड कर रहे थे? चित्तूर सिंह। और रिवोल्ट किया गया 1822 में। इनफैक्ट रामोसी अपराइजिंग इतनी पावरफुल थी कि एक बार इन्होंने सतारा के रीजन को प्लंडर कर लिया, लूटपाट मचा दी सतारा में। लेकिन ब्रिटिशर्स भी अच्छे खासे पावरफुल थे, ब्रिटिशर्स ने इनको सप्रेस किया। दोबारा फिर 1825 से लेकर 26 के बीच में उमाजी नायक जो हैं, जो कि पूना के रहने वाले थे, और उनके सपोर्टर बापू त्रिम्बाकची सावंत, इन दोनों ने एक बार फिर से रिबेलियन किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और ये रिबेलियन चला 1829 तक। फिर तीसरी बार 1839 में जब सतारा के राजा प्रताप सिंह को ब्रिटिशर्स ने डिस्पोज किया, बैनिश किया, तो एक बार फिर से ये जो रामोसीज है इन्होंने रिबेलियन करने की शुरुआत करी। लेकिन अपने को पता है कि ब्रिटिशर्स के पास में सुपीरियर फोर्स हुआ करती थी और इसी फोर्स का यूज़ करके ब्रिटिशर्स ने इस एरिया में पीस को रिस्टोर किया। इनफैक्ट कुछ तो ब्रिटिशर्स ने आर्मी का यूज़ किया और कुछ ब्रिटिशर्स ने पैसिफिस्ट पॉलिसी भी फॉलो करी। जैसे रामोसीज के साथ में बातचीत करी और बातचीत करके इस पूरी अपराइजिंग को ठंडा करने की कोशिश करी। कुछ रामोसीज ऐसे थे जिनको ब्रिटिशर्स ने हायर भी किया, रिक्रूट भी किया एज हिल पुलिस, ताकि ये लोग शांति से काम करें। इनका बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं था कि मराठास वाले रीजन को कैप्चर कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, इनका बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इनको नौकरी देने की शुरुआत कर दी, रिक्रूट करने की शुरुआत कर दी। अब नौकरी मिल गई तो रामोसी राइजिंग वाले जितने भी लोग हैं वो शांत बैठ गए। इसमें एक नाम याद रख लो, चित्तूर सिंह 1822 में। बाकी तो नॉर्मल बातचीत है। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। देखो, हमने सबसे पहले बात करी सांथाल रिबेलियन के बारे में। सांथाल्स के लिए दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि सांथाल जो है वो अपने रिबेलियन को बुलाया करते थे हुल रिबेलियन, और इसके लीडर थे सिद्धू और कानू। अच्छा, मैं बहुत शॉर्ट में 2-3 चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन रिवीजन के तौर पे अगर जो मेन चीज़ें तो वो दो हैं कि एक तो हुल बुलाया करते थे और दूसरा इसके लीडर्स हैं सिद्धू और कानू। और तीसरा एक चीज़ ये भी याद रख सकते हो कि 1857 के रिवोल्ट से पहले सबसे बड़ा रिबेलियन अगर कोई था वो था सांथाल रिबेलियन। इनफैक्ट सांथाल रिबेलियन इतना पावरफुल था कि इन्होंने कुछ एरियाज़ को कैप्चर भी कर लिया था। फिर हमने बात करी कोंड अपराइजिंग के बारे में। इसके लीडर हुआ करते थे चाकरा बिसोई। कोया रिवोल्ट्स, वेरियस रिवोल्ट्स हुए हैं।
एक 1879 1880 में जो कोया रिवोल्ट हुआ उसके लीडर थे तोमास सोरा। फिर उसके बाद हमने बात करी भील रिवोल्ट्स के बारे में। भील रिवोल्ट्स भी कई सारे हुए हैं और रीजंस वही सेम है। एक याद रख लो बस कि 1913 में भील राज की डिमांड करने के लिए भील्स को ऑर्गेनाइज किया, यूनाइट किया गोविंद गुरु ने। कोली राइजिंग्स खूब सारी हुई हैं और कोली राइजिंग्स के पीछे जो एक मेन रीजन था वो था कि ये अनएम्प्लॉयड हो गए थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक चेंजेस। और फाइनली रामोसी राइजिंग। रामोसी राइजिंग बेसिकली जब मराठास के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ, मराठास की पावर खत्म हुई, तो ये जो रामोसीज हैं ये अनएम्प्लॉयड हो गए और इन्होंने रिबेल किया 1822 में अंडर चित्तूर सिंह। और इस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने आर्मी का यूज़ किया और साथ ही साथ पैसिफिस्ट पॉलिसी का भी यूज़ किया। बेसिकली रामोसीज को ब्रिटिशर्स ने नौकरी देने की शुरुआत कर दी, रिक्रूट करने की शुरुआत कर दी। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेशन था नहीं, लेकिन पूरे ही चैप्टर में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं तो थोड़ा ट्रिकी लगता है। और सबसे इजी तरीका है चैप्टर को याद करने का कि अपने सिनॉप्सिस, अपने शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाओ और उनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।